आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वक्त हो गया है 2 बजे का और खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। पूर्वांचल में एक पुरानी कहावत है कि यहां कब किसके समर्थन में हवा बहने लग जाए इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। तो पूर्वांचल को साधने के लिए हर एक पार्टी तमाम प्रयास कर रही है, जमीनी स्तर पर जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल को यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसको साधने के लिए समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से सक्रिय होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के 2 बड़े शहरों को सौगात देते हुए नजर आएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर और काशी यानी कि वाराणसी की, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचने के साथ ही वहां की जनता को सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। तो उसके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। और अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें तो 2019 में अगर हम पूर्वांचल पर नजर डालें तो 26 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में 26 में से कुल 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और कुल ऐसी सीटें थी 17 जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। तो 2 सीटें सहयोगी दल अपना दल एस ने जीता था। तो 2019 में कुल 19 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 26 में से। तो समाजवादी पार्टी और अगर हम बसपा की बात करें तो 2019 में दौर अलग था, क्योंकि दोनों पार्टियों का आपस में गठबंधन था और दोनों पार्टियों ने मिलकर 7 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार का समीकरण काफी अलग है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा अलग अलग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो देखिए, मोदी आए और सौगात लाए। जी हां, जल जीवन मिशन के तहत 192 योजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। 192 पेयजल परियोजनाओं की सौगात देते हुए आज पीएम मोदी नजर आएंगे। जल जीवन मिशन के तहत 192 पेयजल योजना है जिसकी सौगात आज देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। व्यासनगर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेल फ्लाईओवर की सौगात भी आज काशी की जनता को मिलने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी आज इन सभी योजनाओं को जनता को सौंपते हुए दिखाई देंगे। काशी में मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास करने की भी योजना है, जिसको आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज काशी की जनता को तमाम विकास की सौगातें मिलने वाली हैं। काशी में हरिश्चंद्र घाट का पुनर्विकास किया जाएगा। तो मणिकर्णिका घाट के साथ ही हरिश्चंद्र घाट का भी पुनर्विकास आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए दिखाई देंगे काशी की धरती पर। वाराणसी में 6 घाट पर चेंजिंग रूम का भी निर्माण किया जाएगा। तो 6 घाटों पर चेंजिंग रूम के निर्माण की भी व्यवस्था है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। गोरखपुर से आज वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, सौगातों की तो पूरी लिस्ट प्राइम टीवी के माध्यम से हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अगर हम बात पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल के 26 लोकसभा क्षेत्रों को ब्राह्मण समेत पिछड़ों का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में इनमें से यादव और राजभर को छोड़कर ज्यादातर जातियों का रुख भाजपा की ओर रहा है। वहीं दलित वर्ग में कोरी, पासी, सोनकर, जाटव और कोल जाति के मतदाता भी निर्णायक संख्या में हैं। ऐसे में आज के इस मुद्दे पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या है सभी पार्टियों का पूर्वांचल फतह का प्लान और मोदी के दौरे से क्या हिंदुत्व को और मिलेगी धार, और साथ ही क्या योजनाओं के जादू से बीजेपी फिर सत्ता पर काबिज होगी या ओपी राजभर का साथ आना सपा को पूर्वांचल में पहुंचाएगा 2024 से पहले अच्छा खासा नुकसान।
तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं जिनसे आपका ताल्लुक कराएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बता दें कि लोकसभा को लेकर सभी दल एक्टिव हो चुके हैं। तो आज पूर्वांचल की जनता को सौगात मिलने वाली है। तो पूर्वांचल में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में 26 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। 17 भारतीय जनता पार्टी ने जीती तो 2 उनके सहयोगी दल अपना दल एस ने जीती। बसपा और सपा दोनों ने मिलकर 7 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिन जिन सीटों पर हारी थी उस पर अब एक विशेष प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, मऊ और जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर उपचुनाव हुआ और भाजपा इस सीट पर काबिज हुई, लेकिन जो कंपटीशन है वो बरकरार है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उन सभी से पहले आपका परिचय कराते हैं। तो देखिए, वीरेंद्र मिश्रा भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से अपना पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं, तो वही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जुड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र जी से करूंगी। वीरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर मैदान में उतर चुकी है और आज पूर्वांचल की जनता को सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। आगे क्या है भारतीय जनता पार्टी का प्लान पूर्वांचल को लेकर? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जमीन से जुड़कर, जमीन पर उतरकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करता है। वो एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड हो, जनरल हो, आदिवासी हो, सबके लिए सबका साथ सबका विकास के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी तौर से धरातल पे उतार कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट का मतदान करने का आह्वान करता है। और हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में जुड़कर ऐसा कार्य कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज इतनी योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। और गोरखपुर और बनारस प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। दोनों ने इतने सारे डेवलपमेंट के कार्य किए हैं कि आज वहां की जनता अभिभूत है। उनके अगलपुर, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, अंबेडकर नगर हो, हाँ, आज आम मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार निश्चित तौर से 17 लोकसभा की सीटें, 2 अन्य सहयोगी अपना दल ने जीता था। लेकिन जो सीटें हम नहीं जीते थे उन पर हम विशेष तौर से फोकस करते हुए जमीनी स्तर पर अपने कार्यक्रम को अनवरत जारी रखते हुए निश्चित तौर से उन सीटों को जीतने का हमारा परम उद्देश्य और परम लक्ष्य है। हम इन सीटों को जीतकर विपक्षियों के हौसलों को पस्त करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतकर एक इतिहास रचने का कार्य करेगी जो आने वाले समय में उतारा। ये तो रही 80 पर 80 लक्ष्य की बात, जो तो समय ही बताएगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाती है या तो फिर विपक्षी एकता का जादू चलता है। इसका जवाब सीधा रविंद्र जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा चलते हैं दिलीप यशवर्धन जी के पास। देखिए दिलीप जी, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण से लेकर ओबीसी और अल्पसंख्यक का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में अगर हम मौजूदा दृश्य की बात करें, राजनीतिक दृश्य की बात करें, तो फिलहाल यहाँ पर चुनौती सबसे ज्यादा किस पार्टी के लिए होगी? चुनौती तो इस समय देखिए सबसे ज्यादा विपक्षियों के लिए ही है, लेकिन चुनौती जातिगत समीकरण से कहीं ज्यादा क्षेत्रगत समीकरण की है। पूर्वांचल योगी जी का गढ़ है, योगी जी पूर्वांचल से ही आते हैं और बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और पिछले 9 सालों से वो वहीं से प्रधानमंत्री हैं। तो अगर इन 2 क्षेत्रों में अभी भी डेवलपमेंट बाकी है तो वो राजनीतिक रूप से बाकी है। जैसे कुछ चीजें बचा करके रखी जाती है कि जब चुनाव का समय आए ये सौगात जनता को दी जाए और इसी के बहाने अगली बार की सत्ता हासिल करी जाए। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी बहुत धीरे आवाज आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो सौगात देना इनके हाथ है।
क्योंकि इनको तो सौगात सारी जो भी देनी है वो सरकारी खजाने से देनी, तो पार्टी फंड से तो देनी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनौती है, उत्तर प्रदेश में चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उनको चुनौती दे रही है। पिछले भी पहले भी दिया था। ये बात अलग है कि आप सत्ता हासिल करते हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन वोट बैंक के मामले में समाजवादी पार्टी भाजपा घटी है। सीटें भले भाजपा की बढ़ी हों, लेकिन वोट परसेंटेज जो होता है वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। और 2024 का चुनाव है, जिस तरीके से विपक्षियों का संगठन बन रहा है, हालांकि उस संगठन में कोई बल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। और फर्क ना पड़ता तो भारतीय जनता पार्टी राजभर से फिर हाथ मिलाने की बात नहीं करती। जितनी राजभर को भाजपा की जरूरत हो, से कहीं ज्यादा भाजपा को राजभर की जरूरत है इस समय, क्योंकि इस समय एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और हर सीट पर जातिगत प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो उस जातिगत प्रभाव को कम करने के जाति के जो भी प्रमुख नेता हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनको अपने साथ मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही करके उसको जीत हासिल होनी है। ठीक है, अब इसका जवाब सीधा मैं रविंद्र जी से लूंगी। देखिए रविंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर को यूपी का अक्सर कहा जाता है कि वो थाली का बैंगन है। उनका पक्ष क्या है, वो किस पार्टी की तरफ कब खिंच जाए, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। और खबरों की माने तो फिलहाल ओपी राजभर और भारतीय जनता पार्टी आपस में गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा असर पूर्वांचल पर पड़ेगा। देखिए ओपी राजभर क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बताता हूं आपको। लोकसभा 19 में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से 9 सीटें कम हो गई, लेकिन फिर भी उसको 50% वोट मिला था। उसके बाद से जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 57 सीटें तो कम हुई, लेकिन मत प्रतिशत घट के 38। ये बहुत बड़ा उनका चैलेंज है। और इसी के बाद निकाय चुनाव होता है तो मत प्रतिशत घट के 30% रह जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अब 2019 के चुनाव को अगर लेते हैं तो पूरे पूर्वांचल में 27 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें हमारा गठबंधन जीता था और 5 सीटें मछली शहर, चंदौली, सुल्तानपुर, श्रावस्ती और बस्ती, बहुत नैरो मार्जिन से ये लोग जीते थे। 10 सीटें इनकी ऐसी हैं 27 में से जहां ये अपने भय में है। माहौल भी बदला हुआ है। तब 2019 में पुलवामा कांड था, अब पुलवामा कांड भी नहीं है और जन आक्रोश भी है। विपक्षियों पे जो बदले की कार्रवाई किया है वो अभी भय है मोदी जी को। किस बात का आक्रोश है जनता में? रविंद्र जी, आप लोग लगातार आक्रोश की बात कर रहे हैं, वो कौन सा आक्रोश है जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? गढ़ बना था, पूर्वांचल बड़ा था, यहाँ पर छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था प्रयागराज जी में। तो प्रयागराज जी में जब प्रदर्शन किया तो छात्रों की बड़ी पिटाई किया गया। तो दूसरा बेरोजगारी हो गया, तीसरा हो गया, अगर पूर्वांचल का एज ए होल देखिएगा तो दलित और पिछड़ा बहुल इलाका है। तो दलित और पिछड़ों को कुछ भी नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं हुआ। जो उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पहली बात तो मिली नहीं। अगर जो मिली तो घर जैसी योजना में 25 से 30 हजार रुपया घूस उनको देना पड़ा। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं पा गए हैं तो उसका उत्पीड़न भी वो एक जनाक्रोश के रूप में उनके सामने दिखाई पड़ रहा है। चाहे घर हो, चाहे जो आरोग्य कार्ड बना था, चाहे जो 5 किलो राशन फ्रीज देते हैं वो हो, क्योंकि ये तो जनरली ये कहते हैं 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, लेकिन उस 5 किलो राशन लेने के लिए 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो 5 किलो राशन लेके तो चला जाता है, लेकिन वो जनाक्रोश में परिवर्तित हो जाता है। और इस पूरे पूर्वांचल में किसी भी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं देने की बात की है, इसका जवाब सीधा वीरेंद्र जी से ले लेते हैं। देखिए वीरेंद्र जी,
गोरखपुर और वाराणसी को कहा जाता है कि ये पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। एक मिनट वीरेंद्र जी, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। देखिए, और इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को छोड़ के और किसी भी पूर्वांचल के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो नहीं दी है, जिसका आक्रोश है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है? निश्चित तौर से विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं भयभीत है और इनकी एक कपोल कल्पित कल्पना है, और इन कल्पनाओं में जीते हुए अपने सीटों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। कपोल कल्पना तो ये आज की डेट में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को पीएम का कैंडिडेट घोषित कर रही है, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने उनके बैनर और पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो कपोल कल्पना करने का इनका पूरा प्रयास करना चाहिए, बाकी इसको जाने। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज गोरखपुर, आज ये अम्बेडकर नगर जो सीट भाजपा हार गई थी, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता था और उस गढ़ को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे को फहरा दिया। आप ये बात करते हैं आजमगढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, और अभी ये मध्य प्रतिशत की बातों को बात कर रहे थे। तो मैं इनको बता दूं कि राजस्थान की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ करते हुए वहां पे अपने पताके को, झंडे को लहरा दिया। तो मैं समाजवादी पार्टी के स्पीकर साहब से कहना चाहता हूं कि मत प्रतिशत का खेल, ये बहन बुआ और भतीजे के बीच इनके गठबंधन चलते रहे। आज इनका गठबंधन कहाँ है? उस लोकसभा की सीटों में बसपा ने प्लस कर दिया, सरप्लस करती रही, लेकिन इनका माइनस हो गया। वो 10 सीट जीती है, अपने परिवार को, 5 कुनबे को बचाने में किसी ढंग से 5 सीटें पाई है। तो इनकी स्थितियां बड़ी विकट है। आज समाजवादी पार्टी का धरातल खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी का भी तो अन्य योजना लाइन लगाने की बात कर रहे हैं, ये देना नहीं चाहते हैं, और लेने वाला खड़ा है तो कहते हैं लाइन लगा के 5 घंटे लग रहा है। तो कंफ्यूजन और मिसगाइडेंस, समाजवादी पार्टी भ्रम फैलाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को पूर्ण विश्वास है, और विकास कार्य जो हो रहे हैं उससे कहीं न कहीं जनता का फायदा है और उसे दिख रहा है जमीनी हकीकत। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस भारतीय जनता पार्टी का देन है, ये इनको नहीं दिखाई पड़ता है। आज उस काशी में जहां पर हम जाते थे, भगवान श्री राम का नाम लेते हुए अयोध्या में हम जाते हैं और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, और वाराणसी जाते हैं और मंदिर देखकर भव्य भाव विह्वल होकर प्रत्येक भक्त कहने जाता है धन्य है मोदी, धन्य है योगी। आज ये नारे लग रहे हैं, और ऐसे में ये अन्न की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं। अगर इनको योजनाएं देखनी है तो जमीनी धरातल पर उतर कर देखें। मैं इनको बता दूं, अफजल अंसारी आज की सीट वो खाली है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी, अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी, जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी, मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी, आजमगढ़ को हमने जीत ही लिया है, गाजीपुर को हम जीत लेंगे। निश्चित तौर से हम 26 में 26 लोकसभा सीटें देकर पूर्वांचल में अपने झंडे को फहराएंगे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री को पूरा बैठाएंगे। चलिए देखिए, आपने इस बार भी जो है 2024 को हिंदुत्व से जोड़ दिया, जय श्री राम आखिरकार आपका बीच में आ ही गया। इसका जवाब मैं लूंगी रविंद्र जी से। देखिए रविंद्र जी, उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो उपचुनाव में अपना गढ़ ही नहीं बचा पाए अखिलेश यादव, ना तो वो प्रचार करने आए, और ऐसे में निरहुआ फिलहाल इस सीट पर सांसद है, और इस बात को नकार नहीं सकते कि फिलहाल आप ही के गढ़ से भाजपा का सांसद है। अपनी सीट को कैसे बचाएंगे इस बार? इसका उदाहरण मैं ऐसे देता हूं कि आपने कहा कि इन्होंने भी कहा कि अखिलेश जी नहीं गए वहां प्रचार करने, हार गए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रदेश में आ गए तो उनकी संसदीय सीट खाली हो गई। दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्रियों ने बहुत काम किया, दोनों सीटें हार गए। वो गोरखपुर से भी हार गए और आदरणीय केशव जी की सीट भी हार गए। तो अगर ये कह देते तो इनकी बेइज्जती हो जाती। अगर हमारी तुलना कर रहे हैं
तो हमने इनको हराया 10 सीटें लोकसभा 19 में। फिर इनका 10 करोड़ का चुनाव हराया हमने पंचायतों में, जहां हमारी 760 सीटें आई, इनकी 720 सीटें आई। यही मोदी जी का कंसर्न है। फिर विधानसभा हराया, 57 सीटें कम कर दिया हम लोगों ने इनको। और जहां से ये कह रहे हैं मछली शहर से 181 वोट से जीते थे, सुल्तानपुर से 14,000 वोट से जीते थे, जौनपुर से 24,000 वोटों से जीते थे। अब आते हैं इनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जो इन्होंने बोला कि योगी जी मोदी जी पर बहुत विश्वास है। सच विश्वास है। मैं बता रहा हूं आपको कि देश में 12 राज्यों से जहां इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, घट के 6 राज्यों में आ गई है, जिसमें से केवल 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात। फिर असम है, उत्तराखंड है, मणिपुर है। योगी जी पे इतना विश्वास है कि योगी के नेतृत्व में इन लोगों ने चुनाव लड़ा और 25 संसदीय सांसदों के क्षेत्र में बड़ी हार मिली निकाय चुनाव में। अब मात्र 30% वोट मिला इन लोगों को। फिर योगी जी थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, योगी जी ने 57 सीटें हरा दिया और मत प्रतिशत 12% घटा दिया। यह योगी जी का विश्वास है जनता का। तो ये क्या है कि इन लोगों को सिखाया जाता है, वही बोल देते हैं। फिगर भी नहीं बोलते हैं, जन भावना भी नहीं बोलते हैं। जो ये जो प्रयागराज जी में पिटाई हुई, उसको बता दें क्यों पिटाई हुई? छात्रों की नौकरी तो मांग रहे थे। पिटाई वाले मुद्दे पर और चर्चा करेंगे, फिलहाल मुद्दे पर रहते हैं। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमाल पूर्वांचल में नहीं चलेगा। अगर हम 2019 पर नजर डालें तो आपने और बसपा सुप्रीमो ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब महज 7 सीटें आपके कब्जे में आई। इस बार ना तो विपक्षी एकता की तस्वीर सामने आ रही है, ना तो बनारस में पीएम मोदी के सामने कोई खुलकर चेहरा निकल के सामने आया है। ऐसे में किस बात पर आप चुनाव लड़ेंगे, किस बात को लेकर आप जीत ठोक रहे हैं कि आप पूर्वांचल में अच्छी जीत दर्ज करेंगे? पूरी संभावना है कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अब किस बात पे हम चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने 2017 के बाद से निरंतर काम किया है, हमारी सीटें भी बढ़ी, हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ा है। लेकिन देखिए रविंद्र जी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन तो भी आप सत्ता में नहीं आ पाए ना यूपी के। इस बात को भी आप नहीं नकार सकते। तो बातें पुरानी हो गई ना। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बिल्कुल फायदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि आप उसके बावजूद भी यूपी में अपनी सरकार नहीं बना पाए। यूपी में सरकार नहीं बना पाए, हम तो कही दे रहे हैं, लेकिन 47 से बढ़ के हम गठबंधन के साथ 125 सीटों पे आए, 111 हमारी आई और हमारा मत प्रतिशत 11% बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 12% घट गया। तो अब ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव का ट्रेलर जो है निकाय चुनाव दे चुका है। इनके 25 सांसदों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। तो अगर ये सब जन कल्याणकारी योजनाएं रही होती, इनका संगठन रहा होता, तो ये परिणाम मेरे नहीं है, परिणाम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। तो ये परिणाम नहीं आते। अब आपने पूछा आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? हम उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं कि गरीब का सम्मान, महंगाई पे रोक, पिछड़ों का, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का उत्पीड़न बंद हो, इनको सम्मान से वो नौकरियां दिया जिसपे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोक लगा दी है। और अब इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके आगे किसी भी नौकरी पे रोक लगा दिया है। ठीक है रविंद्र जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है कि अभी आपने कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये मेरे नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन पे है। चुनाव खत्म होने के बाद आप ही की पार्टी की तरफ से उसी इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं, लेकिन आज आप ये मान रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन सही जारी करता है क्या? वो सही करता है कि नहीं करता है, जो उसने जारी किया है वो मैंने बताया आपको। इलेक्शन कमीशन या जितनी भी संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो सब तो इनकी गुलाम बनी हुई हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे होते तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी एक आदेश दिया था दिल्ली के संबंध में
उस आदेश को दरकिनार करके और एक नोटिफिकेशन नहीं जारी करते, जिसको कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं को तो इन्होंने गुलाम बना रखा है। उसमें इलेक्शन कमीशन भी है। ठीक है, इलेक्शन अगर ऐसा कमीशन लगता है वाकई में आपको तो जवाब भी ले लेते हैं। देखिए वीरेंद्र जी, अभी आपने रविंद्र जी की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि सारी जो संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गुलाम बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन से लेकर के ईडी, सीबीआई हर एक गुलाम बन चुकी है, और यही वजह है कि अब जो तमाम विपक्षी दल है उनमें कहीं ना कहीं डर है कि अगर हमने भाजपा को समर्थन नहीं दिया तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना बिल्कुल गलत है। ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं और इन्हें काम करने का पूर्ण अधिकार है। इन पर भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे इनके पास। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ये मत प्रतिशत वोटिंग मत पत्रों द्वारा कराया जाए। अब इसको ये कहते कि खत्म हो गए, ईडी सीबीआई की बात अब ये करने लगते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अपने में काम करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये सीट कैसे जीतेंगे ये तो जाने। इनसे गठबंधन करने वाली मायावती को स्टेट गेस्ट हाउस में ये जान से मारने का प्रयास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्री मुंह बोले भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी उनकी जान की रक्षा करते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर से समझौता करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा के चुनाव में अन्य अखिलेश जी के बारे में कहा कि एसी रूम से निकलकर वो बाहर निकले। नंबर 3, आजमगढ़ के चुनाव में अपने भाई का प्रचार करने ये नहीं जाते हैं, तो इससे वस्तुतः यह स्पष्ट है कि आम जनता के बीच ये जाना नहीं चाहते हैं। देखिए वीरेंद्र जी, जिस ओम प्रकाश राजभर का आप हवाला देते हुए समाजवादी पर निशाना साध रहे हैं, उसी ओम प्रकाश राजभर ने अब से कुछ ही दिन पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को साफ करना है तो विपक्षी एकता को एक साथ आना पड़ेगा। तो फिलहाल ओपी राजभर के बयान को तरजीह देना मेरे मुताबिक अभी ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं रुक करती हूँ दिलीप जी का। देखिए दिलीप जी, लोकसभा चुनाव से पहले जो निकाय चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, उसकी दलीलें दी जा रही है। क्या लोकसभा के चुनाव से पहले विधानसभा और निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लोकसभा चुनाव से जोड़ना मुनासिब होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। देखिए वोटर तो वही है ना, जो वोटर लोकसभा में वोट करेगा वही वोटर विधानसभा में वोट करता है, वही निकाय चुनाव में वोट करता है। बस ये कि परसेप्शन चेंज हो जाता है। निकाय चुनाव पे मुद्दे लोकल स्तर के होते हैं, विधानसभा स्तर पर थोड़े मुद्दे बड़े हो जाते हैं और नेशनल स्तर पर मुद्दे और बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपका प्रभाव क्षेत्र में नहीं है तो आपकी वोटिंग परसेंटेज पे फर्क पड़ जाता है। ये बात अलग है कि क्षेत्रीय जब चुनाव होते हैं तो उसमें आदमी बहुत सारी चीजों को देख करके क्षेत्रगत उस पर वोट कर देता है। लेकिन जब नेशनल की बात आती है तो पार्टी उसी को प्रेफर करती है जो नेशनल लेवल पर अपनी प्रेजेंस रखे। और आज की डेट में अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी नेशनल लेवल पर प्रेजेंस है। वो स्टेट से घटती जा रही है। ये अलग बात है कि कई स्टेटों में चुनाव हार गए हैं और आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हो उसमें से 2-3 स्टेट भाजपा और हारे। लेकिन उसके बावजूद भी जब राष्ट्रीय लेवल की बात आती है तो आज की डेट में राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी नहीं खड़ी। जितनी भी पार्टीज हैं सब रीजनल पार्टीज हैं। हर रीजन में उनका अपना प्रभाव है, अपना प्रभुत्व है, लेकिन नेशनल लेवल पर नहीं है। नेशनल लेवल पर कांग्रेस है तो कांग्रेस की तो वैसे ही धीरे धीरे जगह खिसकती जा रही है। अभी आज ही देखिए राहुल गांधी के खिलाफ जो मोदी सरनेम का मामला चल रहा था तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसले को कंफर्म कर दिया है। तो राहुल गांधी तो अब चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट उनको कोई राहत दे तो अलग बात। तो राहुल गांधी अगर पिक्चर से बाहर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी पर और फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़त की स्थिति बन जाएगी। तो मुद्दे वही रहते हैं, वोटर वही रहते हैं, बस थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाता है लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के। ठीक है, तो नजरिया चेंज हो जाता है लेकिन फिलहाल वोटर्स तो वही रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब एक बार सीधा फिर से रुक करते हैं वीरेंद्र जी का। देखिए वीरेंद्र जी, आप लगातार अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धरातल पर वो सभी योजनाएं देखने को मिल रही हैं। आज भी पीएम मोदी
गोरखपुर के साथ ही वाराणसी जाएंगे, जहां की जनता को वो सौगात देंगे। लेकिन गीता प्रेस को लेकर बीते दिनों विवाद जो गहराया था, उसको लेकर अब एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ब्राह्मण और हिंदू वोटर्स को साधने के लिए पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस के बारे में जो बात कर रहे हैं, नेहरू जी की बातों का उद्धरण है, और वहां पे वो आए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गीता प्रेस के कितना योगदान रहा ये दुनिया जानती है। केवल एक धर्म विशेष के लोग तथा कथित सेकुलरवादी पार्टियां गीता प्रेस को ऊपर इसलिए उंगली उठाते हैं कि गीता प्रेस सत्य सनातन के प्रति समर्पित भाव से है, जहां पर न किसी प्रकार की वहां पे सब्सिडी दी जाती है, न सरकार से कोई भी हेल्प ली जाती है, और गीता प्रेस अनवरत रूप से अपने कार्यों में जब से स्थापित हुआ और आज तक लगा हुआ है। वहां की प्रतियां हर भाषाओं में निकलती हैं। ऐसे में गीता प्रेस के ऊपर अनर्गल रूप से उंगलियां उठाकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर से बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करती हैं। इससे कहीं ना कहीं भावनाओं चकनाचूर होती हैं, और निश्चित तौर से बहुसंख्यक समाज ये कहने के लिए मजबूर हो जाता है, हमारा सत्य सनातन और जय श्री राम के कदमों पे चलने के लिए हम एकजुट हैं, एकबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और हम गीता प्रेस के ऊपर ये हो रहे अपमान को कतई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके इतिहास के बारे में इन्हें जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड में अपनी बातों को पूरा करिए वीरेंद्र जी, फिर मैं दूसरे मेहमानों का भी रुख करती हूँ। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां, बसपा स्वयं सिंगल चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी सीट नहीं देना चाहती है। अन्य गठबंधनों के साथ उसके समझौता सही नहीं है, और पार्टियां नाखुश चल रही हैं। ऐसे में ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, इनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, जबकि ये आजमगढ़ की सीट, आजमगढ़ की सीट दोनों सीटें गंवा चुके हैं। इससे ये निश्चित तौर से संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 80 में 80, वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं ढेर हो जाएंगी। देखिए दिलीप जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर एक अपने चाहे संबोधन हो, चाहे वो कोई भी डिबेट हो, 80 पर 80 का जिक्र जरूर करती है। जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को दोहराती है, क्या वाकई में ये इतना आसान है? तो भाजपा से कहिए कि दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या इतना आसान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना नामुमकिन है, किसी के लिए भी नामुमकिन है, चाहे जितना जना था भरे। आप 2 बार से केंद्र में सरकार चला रहे हैं, 2 बार से प्रदेश में सरकार, उसके बावजूद भी 80 की 80 सीटें निकालना नामुमकिन है। लेकिन दावा करने में कुछ जाता नहीं। आप हर बार के चुनाव में देखिए, हर विपक्षी पार्टी कहती है कि सरकार हमारी बन रही है, भले 3 ही सीटें आए लेकिन सरकार उनकी बनती है रिजल्ट आने से पहले। यही भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ये एक साइकोलॉजिकली, इसको मोटिवेशन कहा जाता है कि अगर आप पहले से हतोत्साहित हो जाएंगे और आप ये कहेंगे नहीं साहब हम तो 8 ही सीट जीत रहे हैं, तो आपका कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरे रखने के लिए, अपने अंदर जोश भरे रखने के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा का दावा करें। तो ज्यादा का मतलब जो मैक्सिमम है हम उसका दावा कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दावा करने का कारण भी है भाजपा के पास, क्योंकि 2 बार सरकार बना रहे हैं, अच्छी बढ़त है, जितने भी मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, वो सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। इसलिए दावा बनाने में थोड़ी सी मजबूती आती है, लेकिन मजबूती में सत्यता है। बिल्कुल, यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी हिंदी का अलंकार है बढ़ा चढ़ा के बताना, अतिशयोक्ति अलंकार, उसको कहीं ना कहीं वर्णन करने का प्रयास कर रही है, या यूं कहे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ रही है। रविंद्र जी देखिए, लगातार हमलावर हैं आप पर वीरेंद्र जी, और कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी अपने ही क्षेत्रीय दलों को संभाल के नहीं रख पा रही है तो वो चुनाव कैसे जीतेगी। महान दल का एग्जाम्पल दिया, अभी वो सुभाषपा का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। वाकई में 2019 में आप मायावती के साथ थे, तब आपने महज 26 में से 7 सीटें जीती। अभी तो ना विपक्षी एकता की तस्वीरें साफ हो रही हैं, ना तो गठबंधन की तस्वीरें सामने साफ हो रही हैं। क्या प्लान है आगे का समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को नहीं संभाल पाई, भारतीय जनता पार्टी अकाली दल को नहीं संभाल पाई,
भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को नहीं संभाल पाई, भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को नहीं संभाल पाई। जो अपना कुनबा नहीं संभाल पाया हो वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, शर्म का विषय है। दूसरा बात है, इन्होंने कहा बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई। जब इनका एक मंत्री संजय निषाद प्रभु श्री राम को अवैध संतान बताता है, तब इनकी भावनाएं कहां चली गई थी? कितने सत्ता के भूखे हैं कि प्रभु श्री राम को अवैध संतान बताने वाला इनका मंत्री है। कोई भावनाएं आहत नहीं हुई है बहुसंख्यक समाज की। जिसकी आहत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 17 के बाद लगातार वोट कर रहा है। दूसरा, एक इनका पेरेंट संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके मुखिया कहते हैं कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ जो छेड़छाड़ हो गई है उसमें बातें गलत लिखी हुई हैं। तब भी बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और वो बदला लेगा। फिर इनके मोहन भागवत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बना दिया है, बहुसंख्यक समाज आहत हुआ है, इनसे बदला लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे भारतीय जनता पार्टी से बहुसंख्यक समाज आहत हुआ है ना, ठीक वैसे ही शायद समाजवादी पार्टी से हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो आपको याद ही होगा ना कि मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के तमाम तरीके की टिप्पणी की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को भी होगा। वीरेंद्र जी देखिए, लगातार कह रहे हैं कि आप ही के नेता ने भगवान राम को कहा था कि वो एक गलत औलाद है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सनातन धर्म के आदर्शों से शुरुआत करते हुए अंतिम लक्ष्य तक सनातनी ढंग से इस भारतीय समाज को एकजुट करते हुए बगैर जाति पात के एक निष्ठ होकर भगवान श्री राम हर हर महादेव के नारे को बुलंद करते हुए सत्य सनातन के झंडे को यही नहीं बल्कि वर्ल्ड में लहरा रही है। और आज पूरा विश्व नमन है और विश्व गुरु बनने की राह पर एक कदम आगे बढ़ गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को, ईश्वर करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़बोले लोगों को अपने साथ लिए रहें तो आए दिन बयान देते रहें, भावनाएं आहत होती रहें, भगवान श्री राम के बारे में बोलते रहें, भोले बाबा के बारे में बोलते रहें और बहुसंख्यक समाज इसका जवाब अपने मत पत्रों से देता रहेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि एनडीए, तो मैं इनकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि आने वाले समयों में विपक्षी एकता की मीटिंग के जस्ट बाद एनडीए की मीटिंग होने जा रहा है जिसमें बादल चंद्र बाबू नायडू, शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी गुट और बहुत सारी पार्टियों की हमारी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगी। और ये इन्हें तब पता चल जाएगा कि हमारे गठबंधन में हमारे साथ कौन है, एनडीए के साथ कौन है, ये जो विपक्षी पार्टियों की तथाकथित एकजुटता है वो कहाँ पे ठहरती है। ठीक है वीरेंद्र जी, अपनी इस बातों को याद रखिएगा क्योंकि जब ऐसी मीटिंग होगी ना तो फिर मैं एक बार आपको जोड़ूंगी प्राइम टीवी पे, तो अपनी इस बातों को याद रखिएगा। लेकिन अब मैं आखिरी कमेंट लूंगी, ठीक है, अब मैं आखिरी कमेंट लूंगी यशवर्धन जी से। यशवर्धन जी देखिए, हर एक चुनाव को हिंदुत्व से जोड़ना, हर एक चुनाव को भगवान राम से जोड़ना, हर एक चुनाव में मुसलमानों को अलग थलग बताना, क्या वाकई में 2024 का जो चुनाव है एक बार इसी के इर्द गिर्द घूमेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्कान जी की चुनाव इसी के इर्द गिर्द ही नहीं, इसी के सेंटर होकर के घूमेगा। अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा 2024 के चुनाव से पहले और उसके बाद बहुत सारी चीजों में इसको प्रोपोगेट किया जाएगा और ये चुनाव इसी पर आधारित करेगा, क्योंकि जब तक ये चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तब तक पोलराइजेशन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी, बाकी पार्टियां जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए वो भी इस बात को प्रोपोगेट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है ताकि पोलराइजेशन उनकी तरफ हो जाए। तो पोलराइजेशन के उद्देश्य से जाति की बातें, हिंदू मुसलमान की बातें दोनों पार्टियां करेंगी और दोनों पार्टियों को इस बात का फायदा होगा। देखिए रविंद्र जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी कि देखिए लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी
और कह रही है कि विपक्षी एकता की कोई भी मतलब नहीं रह जाती है जब भारतीय जनता पार्टी का तमाम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन हो जाएगा। हमलावर नहीं है, डरी हुई है। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से डरे हुए हैं, अमित शाह जी व्यक्तिगत रूप से डरे हुए हैं। इतना अवैध काम किया उन लोगों ने अपने 9 सालों में कि अगर सत्ता नहीं आई तो उनको अपनी दुर्दशा मालूम है। और उत्तर प्रदेश से इन्होंने अखिलेश जी को कहा था सीएम के लिए, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि योगी जी को पीएम बनाया जाए। ये इनके मतभेद साफ है। तो हमारे ऊपर केवल इसलिए, हमारे ऊपर कोई आक्रामक नहीं है, आक्रामक करने की इनकी क्षमता भी नहीं है। पूरे देश में घट चुके हैं। चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त की लगातार हम तक पहुंच रही है। पहले हम वो अपने दर्शकों को बता दें, फिर वापस मैं आप सभी के पास आऊंगी। तो एक बड़ी और अहम खबर इस बीच लगातार हम तक पहुंच रही है। जी हां, बड़ी और अहम खबर है कि सूत्रों के हवालों से लगातार एक बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को पहुंचा दें, जहां राष्ट्रीय लोक दल एनडीए में शामिल हो सकता है। जी हां, राष्ट्रीय लोक दल एनडीए में शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में जयंत चौधरी और बीजेपी के पदाधिकारियों की गुप्त रूप से मुलाकात हुई है। पिछले एक हफ्ते से लगातार बातचीत का दौर दिल्ली में जारी, और ऐसे में लगातार जो सूत्रों के हवालों तक हमसे खबर ये पहुंच रही है कि एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकता है लोक दल। पश्चिम यूपी के कुछ सीटों पर जयंत चौधरी का खासा प्रभाव है। केंद्र में जयंत चौधरी को अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो लोकसभा में 2 सीटें पश्चिम यूपी से रालोद को भी दी जा सकती है। ये सूत्रों के हवालों से लगातार बड़ी खबर है। तो पश्चिम यूपी में 3 से 4 सीटों पर रालोद समर्थन चाहती है। 10 अगस्त से पहले घोषणा भी हो सकती है। गुप्त रूप से दिल्ली में बीते एक हफ्तों से जयंत चौधरी से मुलाकात कर रहा है आलाकमान, और अब अटकलें लगाई जा रही है कि बेहद ही जल्द आरजेडी भी एनडीए में शामिल हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं चर्चा का, लेकिन अब एक सवाल सीधा रविंद्र जी से पूछूंगी। देखिए रविंद्र जी, आप लगातार हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी की एकता को लेकर, क्षेत्रीय दलों को वो संभाल नहीं पाई। ऐसे में तो अब सूत्रों के हवालों से खबर यह भी मिल रही है कि बहुत ही जल्द आरजेडी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी में आपका नुकसान होगा। एक जब पहला हम लोग का बैठक होने वाला था तो एक सूत्र बताते हैं 300 करोड़ रुपए इन लोगों ने दिए थे ये चलवाने के लिए कि पहली मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। फिर इन्होंने खबर चलवा दिया, एक जोशी जी हैं पीएमओ में, वो इस प्रकार के षड्यंत्र करने में माहिर हैं। फिर उन्होंने खबर चलवा दिया कि जयंत जी जो है नाराज होके चले गए। तो इस प्रकार का जितने भी कूटनीति हैं निम्नतम स्तर की भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। उसके लिए बहुत पैसा भी है। प्रचार में खुद ही बताती है कि हम लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं पिछले 4 सालों में। तो ऐसा करके करते रहेंगे, इससे कोई भी अंतर नहीं होगा। ये लेकिन रविंद्र जी, धुआं उठा है तो आग जरूर कहीं ना कहीं लगी होगी। फिलहाल एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगी दिलीप यशवर्धन जी से। देखिए दिलीप जी, हम तो बात कर रहे थे पूर्वांचल की, लेकिन अब पश्चिम की राजनीति में भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है वो एनडीए का हिस्सा बन सकती है, जो आरएलडी है यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी है वो एनडीए में शामिल हो सकती है। कोई नई बात नहीं है मुस्कान। आरएलडी का, मौर्य, राजभर का एनडीए में चले जाना, देखिए जो छोटी पार्टियां होती हैं इनका अपना कोई स्टैंड नहीं हो, और ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए पावर के साथ भागना चाहते हैं। जो पावर में दिख रहा होता है या जो पावर इनको दे सकता है ये उसको सपोर्ट करने चल देते हैं। इनको पता है कि जी, यहाँ पर अगर हम देखें क्षेत्रीय दलों की भूमिका कुछ ऐसी होती है कि गो विद द फ्लो वाली। यस यस यस, और वो मौके की तलाश में रहती है, और बड़ी पार्टियां उनकी इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का फायदा होता है। जाहिर सी बात है कि देखिए अभी विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ताकत को पश्चिम में आका, और अब उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने के लिए उनको अपने साथ मिला लिया। राजभर का 5-7 सीटों पर प्रभाव है, उन्होंने उनको अपने साथ मिला लिया। आरएलडी आ गई तो राजभर की आप 2-4 दिन के अंदर देखेंगे राजभर की एनडीए में शामिल हो जाए। और
ये जब चीजें होती है, घटनाक्रम होता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पब्लिक के साथ पूरी तरीके से चीटिंग होती है। क्योंकि अगर आपको विधानसभा में सपा के साथ गठबंधन पर जनता ने वोट दिया था, तो इसका मतलब वो एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी पर दिया। लेकिन अब आप बीजेपी के साथ ही मिल गए, तो अब जनता क्या करेगी? तो आपने जनता को धोखा दिया। लेकिन इस देश में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता इन बातों पर कभी राजनीतिक पार्टियों से या नेताओं से नाराज होती, तो नेता इतनी जल्दी दल नहीं बदलते। दल बदलते हैं, पार्टी जनता उनके साथ चली जाती है, क्योंकि जनता उन पार्टियों, उन नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से अटैच। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पार्टी की आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, हमारा नेता जहां जाएगा हम वहां उनके साथ चलेंगे। अच्छा, तो ये कोई ना नई बात है, ना बड़ी बात है, ना बहुत आश्चर्य की बात है कि आरएलडी भाजपा के साथ चली गई, राजभर भाजपा के साथ चले जाएंगे, नीतीश कुमार भी आने वाले समय में फिर भाजपा के साथ मिल जाएंगे। इनमें कोई बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम सवालों के जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज पूर्वांचल का दिन काफी अहम माना जाता है। तो जहां पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को सौगात देते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं पश्चिम में यूपी की राजनीति भी अपने चरम पर चल रही है, क्योंकि सूत्रों के हवालों से खबर हम तक ये पहुंच रही है कि एक बार फिर से जयंत चौधरी यानी कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जो है वो शामिल हो सकते हैं एनडीए में। लेकिन ये तो रही पश्चिम की बात। अगर हम पूर्वांचल की बात करें, तो पूर्वांचल में सियासी संग्राम छिड़ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में चुनावी संग्राम की शुरुआत गोरखपुर और वाराणसी से करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर दो दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जहां गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहां आज वो 41वीं बार जाएंगे। यानी कि इस 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी कुल 40 बार काशी दौरे पर जा चुके हैं, यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जा चुके हैं। तो आज एक बार फिर से पीएम काशी में मौजूद रहेंगे, वहां की जनता को सौगात देते हुए जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 2019 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हर एक पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि तमाम जद्दोजहद चल रहा है पार्टियों के बीच यूपी में अपनी पैठ बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, राजनीति की ये तो पुरानी कहानी है या पुराना जुमला है कि दिल्ली का रास्ता यूपी की राजनीति से जाता है। तो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे वो मध्य यूपी यानी कि मिड यूपी हो, हर एक जगह पर हर एक पार्टी अपना दमखम दिखाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।